नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। प्रश्नों के माध्यम से प्रत्येक दिन 5 टॉपिक लाते हैं, उसे प्रश्न भी तैयार करते हैं, मिलकर के समाधान ढूंढते हैं और अंत में एक प्रश्न मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में देता हूँ, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते चलते हैं। अब चलिए यहाँ पर आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न एपिसोड 37 का, वह देखते हैं कि क्या कहा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस बात को सबसे पहले समझ लेना है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर गैर जीवाश्म ऊर्जा से बात किया गया है, तो इसलिए इस तरह के जो प्रश्न हैं जो कि इन्वायरमेंट से टच करता रहता है और तकरीबन देखेंगे तो हर बार 15 से 17 प्रश्न देखेंगे, कई बार तो 20 प्रश्न तक आपको इन्वायरमेंट से देखने को मिलेगा। चूंकि जो IFOS वाला एग्जाम होता है उसका प्रीलिम्स भी यूपीएससी में जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ ही होता है, इसीलिए ध्यान से इस प्रश्न को देख लेना है। अब इस सब के अलावा कुछ यहाँ दिया गया है, देखेंगे उपर्युक्त में से कौन से जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके प्रति भारत की जो 5 सूत्री प्रतिज्ञा है, जिसको पंचामृत कहा गया है, उसमें शामिल है। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझ गए हैं। अब देखते हैं 3 स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। देखते हैं वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा। तो सबसे पहले एक बात समझिए, 2030 एक आधार है, इसमें भी 2030 है, इसमें 2070 दिया गया है। गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना एक लक्ष्य रखा गया है। देखेंगे वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना यहाँ पर, ठीक है। और वर्ष 2027 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है, नेट जीरो को लेकर के बात की गई है। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। जरा क्या हम इस पर बात कर लें, सबसे पहले पंचामृत पर देख लें। क्लाइमेट चेंज को लेकर के भारत सरकार के जो प्रयास हैं, यानी कि 5 सूत्री प्रतिज्ञा जो किया गया है, अगर इसको समझ जाते हैं तो यह प्रश्न हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 5 प्रतिज्ञा क्या है भारत सरकार का, आप लोग अगर जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, वैसे मैं बता देता हूं। देखिए पहली बात यह है कि वर्ष 2030 तक हमने कुछ टारगेट रखा है। इस 5 में से ध्यान रखना है, आपसे ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि 5 जो पंचामृत है, इस 5 में से हमारी जो 4 प्रतिज्ञा है ना, वह कब तक के लिए है, 2030 के लिए। और एक प्रतिज्ञा है वह हमने कब तक के लिए किया है, एक जो है वह 2070 तक का। ये लॉन्ग टर्म है ना, दीर्घकालिक प्रतिज्ञा हमने करके बैठा है। तो वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की जो कार्बन तीव्रता है उसको 45% से भी क्या कर देना है, कम कर देना है। 45% से कम करना है, कब तक, 2030 तक। ठीक है, तो ये यहां पर चीजें हैं। यहां पर तीसरा है कि इसमें भी वर्ष 2030 ही रखा गया है और कहा गया है कि ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा से हमें पूरा करना है। जैसे सोलर लाइट ले लिए, विंड से हमने लिया है ना, सोलर एनर्जी, तो इन सब चीजों से तो ये 50% जो है नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना है। यह भी एक प्रतिज्ञा हमने रखा और ये 2030 तक ही रखा है, ये बात ध्यान रखना है। 2030 तक हमने एक और चीज रखा है कि वर्ष 2030 तक कुल जो अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है उसमें 1 अरब टन की क्या करना है, कमी ला देना है, तो यह भी रखा है। और एक 2070 तक का मैंने कहा था जो दीर्घकाल के लिए रखा गया है कि नेट जीरो करना। तो हमने कहा कि ठीक है 2070 तक जो है ना नेट जीरो का हम यहाँ पर लक्ष्य रख लेते हैं। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि कुल मिलाकर के 5 प्रतिज्ञा में से 3 प्रतिज्ञा यहाँ पर दिया हुआ है, 2 मैंने आपको बता दिया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। बी विकल्प में है के नहीं, डी विकल्प में चलना पड़ेगा, 1, 2 और 3, चूंकि तीनों सही है तो यहाँ पर तीनों सही हो गया। ठीक है, डी विकल्प के साथ। चलिए अब दूसरा प्रश्न चलते हैं। इस तरह का जो प्रश्न है ना, दरअसल ये यूपीएससी का फेवरेट होता है। यूपीएससी हर बार इस तरह के प्रश्न देती है, मिलान करने वाला, कौन सा युग्म सही है, सुमेलित है। तो कुछ युग्मों को दिया गया, उस पर विचार करना है। यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ दे दिए गए और कहा गया कि ये कौन से रचनाकार किस ग्रंथ के होने वाले हैं, इसको देखने के लिए। अब यहाँ पर पहली चीज जो कहा गया है वह आपसे कहा गया है मिताक्षरा, और मिताक्षरा के आगे लिखा गया है विज्ञानेश्वर। तो देखिए मिताक्षरा जो जानते हैं जो है वह एक महत्वपूर्ण क्या है, विधि ग्रंथ है। इसको देखते चलिए, यानी कि लॉ की चीजें, कानून की चीजें जो है ना, जो नीति निर्माण की बात की जाती है ना, नीति की बात की जाती है, यानी कि विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ में भी एक तरह से धर्मशास्त्र ही इसे कहा जाएगा, जो कि हिंदू उत्तराधिकार कानून से संबंधित है।
ठीक है। तो यह जो है पहला मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर द्वारा ही रचनाकार हैं उनके द्वारा रचना किया गया है, ये सही फिर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। दूसरा है विक्रमांक देव रचित, और ये कलहन क्या है, इसके रचनाकार हैं। अब देखिए इसके रचनाकार जो है ना, थोड़ा सा नाम तो पर ध्यान देना पड़ेगा। दरअसल कलहन नहीं, कौन है, विल्हन है। तो ये गलत हो जाएगा, ये फैक्ट सही है, विल्हन हो जाएगा। और ये क्या है फिर, यह जो है एक महाकाव्य है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यह एक महाकाव्य है और इसमें जो कल्याणी के चालुक्य वंशीय राजा थे विक्रमादित्य षष्ठ, उनके जीवन और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। विक्रमा जो है छठे कह सकते हैं, जो सिक्स्थ थे, उनके विषय में इसमें कहा गया है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, ये सही था, ये गलत हो गया। और सिद्धांत शिरोमणि की बात किया गया है और कहा गया कि जो रचनाकार वो भास्कर द्वितीय हैं। तो देखिए सिद्धांत शिरोमणि जो सबसे पहले है ना, इसमें खगोल विज्ञान की बात की गई है। अच्छा, खगोल विज्ञान के अलावा एक और चीज़ की इसमें चर्चा है, उसको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कई बार लोग खगोल विज्ञान बात कर लेते हैं और दूसरा छोड़ देते हैं, वो गणित है। जो अगर आपने 11th-12 में मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा और एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ा है आपने, आईआईटी के जो लोग तैयारी किए होंगे वो जानते होंगे, या जो एमबीबीएस का भी नीट की तैयारी किए होंगे, तो उसमें है कि एक जो 11th वाला बुक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का पार्ट 1 वॉल्यूम 1, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित जो है वह भौतिकी की भाषा है। अगर आप फिजिक्स के बढ़िया स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब है कि आपका मैथ बढ़िया होगा। अगर गणित अच्छा नहीं है तो फिजिक्स समझ ही नहीं पाएंगे, डेरिवेशन सॉल्व कैसे करोगे आप, है ना। तो हमें इंजीनियरिंग के दिनों में ये सब चीज़ भी समझाया जाता था, तो हमारी ये प्रैक्टिस होती थी। तो यहाँ पर यह चीज़, इसमें सिद्धांत शिरोमणि में यह चीज़ देखने को मिलता है। खगोलीय जो है शास्त्र ना, दरअसल फिजिक्स है पूरी तरह से, और गणितीय विधि ये इसका एक तरह से पूरक हो गया है, दोनों एक दूसरे के बीच अनुशास्त्र संबंध है। तो किसी भी विषय के विषय में थोड़ा सा समझ ना हो तो अगर आप जान रहे हैं ना, तो आप रिलेट कर लीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, भास्कर द्वितीय के द्वारा ही रचना किया गया था। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा गलत हो गया, पहला तीसरा सही है। सही युग्म आपसे कहा गया पूछने, और पहला और तीसरा ये सी में रहा, पहला और तीसरा, यानी कि एक गलत, दूसरा है उसका सही जवाब, विलहन होगा, कलन नहीं। इतना मामला समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। चलिए अब तीसरे पर चलते हैं। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसको जरा 4 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर से संबंधित चीजें जो है आपके टॉपिक हैं। आप पेपर 3 अगर देखेंगे तो आपका डिजास्टर एक टॉपिक उसमें दिया गया है, पेपर 3 में, जीएस में, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि कौन से कथन जो है सही है, या आपदा रोधी अवसंरचना समाधानों के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। आपदा रोधी अवसंरचना समाधान के लिए अंतर सरकारी संगठन, मेन हमारा जो ध्यान है इस पर होना चाहिए। और इसकी स्थापना को लेकर के कहा गया है कि क्या इसकी स्थापना वर्ष 2020 में हुआ है। इतनी बातें हमें समझना है CDRI के विषय में। अब यहाँ पर एक बात समझते हैं कि यह जो एक है ना, एक बहुपक्षीय वैश्विक साझेदारी है ये, यानी कि मल्टीलैटरल ग्लोबल पार्टनरशिप इसको कहा जा सकता है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि एक अंतरकारी संगठन है, तो जाहिर सी बात है इस तरह के संगठन नहीं है ये, है ना, इस तरह की सरकारी संगठन, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बहुपक्षीय वैश्विक साझेदारी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, इसको समझ लेना है। इसका उद्देश्य है कि आपदा रोधी जो अवसंरचना होगा उसके लिए जो नॉलेज है उसको साझा करना, शेयर करना, और क्षमता निर्माण को निरंतर बढ़ावा देना, विकसित करना। इसकी स्थापना जो है वर्ष 2019 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, सही समझ लीजिए, भारत द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में की गई थी। और वह कब किया गया था, 2019 में, ना कि 2020 में। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये भी गलत हो गया। तो कुल मिलाकर के इसमें दोनों ही गलत हो गया। कौन सा कथन सही है, एक भी नहीं है यहाँ पर डी के साथ, ना तो एक ना ही दो। तीसरे का हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार डालिए, सीधे इसको 5 स्टार डालिए। होना ही नहीं चाहिए कि आप इस टॉपिक को छोड़ के जाएंगे। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ये सस्पेंस छोड़ता हूं आप पे। ठीक है, इस टॉपिक को, फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। 5 स्टार डालिए। और एकदम इसके अलावा जो चीज़ें मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, कुछ बातें और बताऊंगा, वो तो नोट करना ही है, अलग से भी पढ़ लेना है। मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न आ रहा है यूपीएससी में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, कहा गया विचार करना, और यहाँ पर सही है, पूछा गया कितने कथन सही हैं। जो नए पैटर्न आ रहा है ना, वो पैटर्न है। क्या कहा गया, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्या है, यह सभी गर्म रक्त वाले पशुओं
एवं मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित मल में पाया जाता है। गर्म रक्त वाले पशु और मनुष्य दोनों की चर्चा किया गया है, ठीक है, और कहा गया है उसके मल में पाया जाता है। एस्चेरिचिया, क्लेबसिएला एवं ई कोली सभी कार्लिफॉर्म बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। ये यहाँ पर इस बैक्टीरिया के उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें आमतौर पर पानी में संभावित प्रदूषण के संकेतक के रूप में माना जाता है। ये तीन चीजें यहाँ पर आपको दिखा है। पहले चीज समझ लीजिए, ये है क्या? फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से संबंध में एक तो जो आ गया ना कि यह सूक्ष्म जीव होगा, तो निश्चित तौर पर यह सूक्ष्म जीवों का ही एक वर्ग है। और यहां पर लिखा भी है कि ये सभी रक्त गर्म, जो जिनका ब्लड गर्म होता है ना, तो गर्म रक्त वाले, चाहे वो पशु होंगे चाहे वो मनुष्य होंगे, उनके द्वारा जो उत्सर्जित मल होगा या अपशिष्ट होगा उसमें फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाएगा। एक मामला समझ में आ गया, यानी कि भैया ये स्टेटमेंट तो हो गया सही। और दूसरा, ये जो तीन नाम दिया गया है, कहा गया है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के, क्या ये उदाहरण है? बिल्कुल, ये भी सही है। और इसे फिर पानी से जोड़ करके देखा गया है। आमतौर पर पानी में जो संभावित प्रदूषक होते हैं उसके संकेतक के रूप में क्या इसको माना जाता है? बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो गया। तो और कुछ बातें समझ लेते हैं कि जैसे कि जल स्रोत में अगर इसकी उपस्थिति होता है तो जल में हानिकारक रोगाणु जैसे कि वायरस हो गया, परजीवी हो गया, अन्य संक्रामक बैक्टीरिया हो गया, इन सब का भी पता इससे चल पाता है। तो ये आपको पूछा गया कितने कथन सही है? सभी तीन, यानी कि सी विकल्प के साथ चलना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल छोड़ के आपको नहीं जाना है। और क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, ठीक है। पांचवें प्रश्न पर आप चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है कौन से कथन जो है वह सही होने वाला है। अब यहां पर ठहर के समझना है। जेल राज्य सूची का विषय है, यह आपसे पूछा गया है। समझना है जेल, ठीक है, जिसमें बदमाशी करने पर कैदी वगैरह को पहुंचा दिया जाता है वहां। अब अगर जैसे जैसे राज्य सूची आ गया तो आप ये समझ पा रहे हैं संविधान के किस अनुसूची पे हमें चलना है? फटाफट बताइए। 7वीं अनुसूची। तुरंत ये सब चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए। अब जानते हैं कि इसमें सूचियां होती है। 7वीं अनुसूची में बात किया गया है कि भाई एक संघ की सूची होगा, एक राज्य का सूची होगा, एक समवर्ती सूची होगा जिसमें दोनों कानून बनाएंगे, और एक अपशिष्ट सूची भी होता है जिसपे कुछ नहीं होता है तो फिर केंद्र के द्वारा किया जाता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर कहा गया कि क्या जेल जो है वो राज्य सूची का विषय है या नहीं है, इतनी बातें देखेंगे। बीएनएस की धारा जो 473 है का संबंध कारावास की सजा के लिए निलंबन या छूट से है क्या? और आगे, बीएनएस के प्रावधानों के तहत कारावास की सजा से प्राप्त छूट को रद्द करने का अधिकार क्या केंद्र सरकार में निहित है? ये आपसे कुल मिलाकर के ये बातें पूछा गया है। अब सबसे पहले इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि आप लोग इसका जवाब खुद ही ढूंढ लोगे। अब पहले बात समझ लीजिए। देखिए, भारत के संविधान की मैंने बात किया, मैंने 7वीं अनुसूची का 7 शेड्यूल की बात किया। उसके अनुसार जो है मैंने आपसे कहा कि 7वीं अनुसूची में संघ की सूची भी है, राज्य की सूची भी है, समवर्ती सूची भी है। तमाम सूचियों के अलग अलग जो है अपने कार्य भी बताए गए हैं। तो 7वीं अनुसूची के हिसाब से अगर राज्य सूची पर हम चलते हैं, जो स्टेट लिस्ट है उस पर चलते हैं, तो जेल और जेल से संबंधित जो सुधारात्मक संस्थान होंगे वह राज्य सूची में डाला गया है। तो कुल मिलाकर के यहां देखेंगे तो जेल जो राज्य सूची का विषय है, भैया ये तो सही हो गया, तो एक चीज सही हो गया। अब दूसरी बात जो यहां पर कही जा रही है, ये नए तरह का जो कानून आया है, 3 जो क्रिमिनल केसेस आए हैं रिप्लेस करके, उसकी बात यहां पर किया गया है। देखिए, बीएनएसएस की धारा 473 को लेकर के बात किया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यही तो है सेक्शन 473, इसका संबंध जो है राज्य सरकार द्वारा, सही समझिए, राज्य सरकार द्वारा किसी अपराधी की सजा माफ कर सकती है या निलंबित कर सकती है। ये बीएनएस की धारा जो है ना, ये जो है सेक्शन 473 में लिखा हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि अगर माफ करती है कारावास की सजा, छूट देती है, रद्द करती है, तो क्या इसका अधिकार जो है वह केंद्र सरकार के पास है? इसको लेकर के बात किया गया है। अब देखिए, यहां पर एक बात समझिए। निश्चित तौर पर यहां कहा गया है कि इस धारा के तहत जो मैंने कहा सजा माफ किया जा सकता है, छूट दिया जा सकता है, लेकिन ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, ठीक है। तो ये राज्य के हिस्से में चीज दिया गया है, यानी कि ये प्रावधान जो है यहाँ पर गलत होता जाएगा। इस धारा के तहत है सरकारें शर्तें भी लागू कर सकती है। अगर शर्तें पूरी नहीं होती है तो सरकार छूट रद्द भी कर सकती है,
और अपराधी को फिर से गिरफ्तार कर भी सकती है। ये भी सेक्शन जो है 473 कहता है। बीएनएस के प्रावधानों के तहत जो है ना, कारावास की सजा से प्राप्त छूट को रद्द करने का अधिकार जो है वह राज्य सरकार में ही निहित है, वह भी केंद्र सरकार में निहित नहीं है। और यदि राज्य सरकार को लगता है कि किसी भी अपराधी को दी गई छूट का दुरुपयोग हो रहा है, इस कंडीशन में भी वो रद्द कर सकती है। तो ये सारा जो अधिकार दिया गया है बीएनएस का, सारा कुछ जुड़ा हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा, ये राज्य के पास है, केंद्र की कोई रोल नहीं है। यहां केंद्र आ गया, अगर तेजी से आप पढ़ जाते तो आप इस प्रश्न को गलत करके आ जाते। आपके पास केंद्र जो है स्किप कर जाता माइंड से, आप सही मार के आते। यहाँ पर ये शब्द केवल गलत है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, राज्य होगा। और अगर सही मान लेते तो आपके पास देखिए विकल्प तैयार करके दिया गया है, 1 2 3, आप सब में सही मार देते, डी विकल्प के साथ जाते। जबकि तीसरा गलत हो गया है, 1 और 2 दोनों ही सही है, तो हमें बी विकल्प के साथ चलना पड़ेगा, केवल 1 और केवल 2। मामला समझ में आया कितना संगीन था, थोड़ी सी गलती करके आप गलत करते। चलिए अब ये जो है उसके बाद 5 प्रश्न तो हो गया है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों को, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ पढ़े होंगे। प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, ठीक है। तो ये 4 में से कोई एक सही होने वाला है। जो भी सही होगा उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दोगे। आप में से अधिकांश तो लोग जवाब लिख भी रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।